जो हमारी PYQ सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है फॉर ISS पेपर 1। आज हम 2020 का सॉल्यूशन करेंगे। जो हमारी सीरीज है वो B सीरीज है, ठीक है। तो उसी सीरीज में आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ बच्चों। जनरली मैं 5-5 क्वेश्चन एक वीडियो में डालता हूँ क्विकली, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इन ए ट्राइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इफ R12 is equal to R23 is equal to R31 is rho and rho is not equal to 1, ठीक है। रो जो है वो 1 के बराबर नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट R 1.23। बच्चों बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए R 1.23 का स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमारे पास फॉर्मूला होता है, बाद में पुट कर देंगे, R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2R12 R13 R23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है और बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ये सबको पता होता है। अब वो क्या कह रहा है कि R12 R23 और R31 सबके सब इक्वल है। इक्वल है तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि 2 रो स्क्वायर माइनस 2 रो की क्यूब अपॉन 1 माइनस रो स्क्वायर, ठीक है। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, रो स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस रो बचेगा, नीचे 1 माइनस रो एंड 1 प्लस रो बचेगा, कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू मिली 2 रो स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रो। लेकिन जो पूछा गया है आपसे वो R1.23 पूछा गया है, तो कुछ नहीं, बस आप अंडर रूट कर देंगे। तो R1.23 इज नथिंग बट √2 इंटू रो डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बस इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको ये फॉर्मुलेशन जो है वो पता होनी चाहिए, बाकी सब चीजें बहुत एज यूजुअल है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17 लेके चलते हैं। क्या कह रहा है? लेट एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यूएट देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वन। आपको बताना है। तो एक्स और वाई जो है वो फॉलो कर रहे हैं IID नॉर्मल 0,1 को। आपको ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, आपको बताना है कि ये किसको फॉलो करेगा। बच्चों बहुत सिंपल है, अगर आपको थोड़ी सी भी स्टैटिस्टिक्स आती होगी तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। देखिए सबसे पहले तो x और y फॉलो कर रहा है IID नॉर्मल 0,1 को, ठीक है। तो x माइनस वाई फॉलो करेगा नॉर्मल 0,2 को, और x प्लस वाई भी फॉलो करेगा नॉर्मल 0,2 को। तो यहां पे अगर मैं थोड़ा सा अपना स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करूं तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय √2 फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 को, और x प्लस वाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2 भी फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 को। वेरी सिंपल। अ पॉइंट टू बी नोटेड, ये रैंडम वेरिएबल और ये रैंडम वेरिएबल कंफर्म इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों इंडिपेंडेंट होंगे? क्योंकि x माइनस वाई नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, x प्लस वाई भी नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। अगर आप कभी कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई का, तो ये कंफर्म 0 बनेगा। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और x और y जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। और आपको पता है कि अगर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स के बीच का कोवेरियंस 0 होता है तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रैंडम वेरिएबल है और ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये दोनों रैंडम वेरिएबल कंफर्म इंडिपेंडेंट बनेंगे। चलिए सिंपल है, कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट बनेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल कैन बी से दैट x माइनस वाई बाई √2 का होल स्क्वायर इज फॉलो का स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ, समझ गए? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मैंने सिंपली स्क्वायर किया है, तो वो एक का स्क्वायर को फॉलो करेगा। इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं। चलिए अब बच्चों यहीं पे अगर मैं दूसरी बात कहूं कि x प्लस वाई बाई अंडर द रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर is also follow the
काई स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब ये भी काई स्क्वायर को फॉलो करता है, ये भी काई स्क्वायर को फॉलो करता है, ये और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो बाय द एफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी x प्लस वाई बाई √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम होल डिवाइडेड बाय x माइनस वाई बाई √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। नाउ दिस फॉलो f डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 f डिस्ट्रीब्यूशन विद f 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये रूल है chi स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम होल डिवाइडेड बाय chi स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द f n, m। अब यहाँ पे दोनों का सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो आंसर है, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो यही तो बनेगा x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। नाउ दिस फॉलो f डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब मेरे बच्चों, अगर आप एक बार क्वेश्चन को फिर से थोड़ा देखें, है ना, सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, f विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चन की, ज्यादा नॉलेज की नीड भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ f स्टैटिस्टिक्स। आपको f स्टैटिस्टिक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है टू टेस्ट इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, ठीक है, ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन मीन। मीन्स जो है नॉर्मल पॉपुलेशंस के वो अननोन है, आपको वेरिएंस की इक्वालिटी का टेस्टिंग करना है। When independent samples of size 20 and 37 are respectively, then what are the degree of freedom? देखिए मेरे बच्चों, ये आपने f डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ा होगा। यहाँ पे अगर पॉपुलेशन के मीन अगर अननोन होते हैं तो जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं वो समीशन xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाते हैं, और ये हमेशा chi स्क्वायर n डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है, n goes from या I goes from 1 to n, ठीक है। लेकिन अगर हम मीन अननोन है तो हम जो फॉर्मेट क्रिएट करते हैं तो समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर क्रिएट करते हैं, I goes from 1 to n, बट इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है वो एक कम हो जाता है, समझिए। तो अगर हम f स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, सिमिलरली जब दूसरे वाला सैंपल हम क्रिएट करेंगे तो समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n yi माइनस y बार अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर, चलो इसको मैं सिग्मा 1 स्क्वायर ले लेता हूं का होल स्क्वायर, तो ये भी का स्क्वायर m माइनस 1 ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करेगा। मान लीजिए दूसरे का जो सैंपल था वो m ऑब्जर्वेशंस का सैंपल था, तो इनके रेशो से जब हम f बनाएंगे तो एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे बच्चों कम हो जाती है। दैट्स वाई जो f को फॉलो करेगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 20 है पहले का साइज तो 19 हो जाएगी, और 37 है दूसरे का साइज तो 36 हो जाएगी। तो जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं ज्यादा डीप में इसलिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपको समझा दिया। अगर यहीं पे वो ये कहता है कि जो पॉपुलेशन का जो मीन है वो नोन है और हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहती जो सैंपल के साइज थे। अगर पॉपुलेशन का मीन अननोन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एक कम हो जाएगी जो भी सैंपल के साइज आपको दिए गए, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, इसीलिए ज्यादा लेक्चर नहीं दे रहा हूं इस पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू टेस्ट वेदर द अपर 60th percentile of a continuous distribution equal 25 or less. The sign test is applied based on a random sample of size 10 and the null hypothesis is rejected if the number of observations larger than 25 is 7 or more. The size of the test given that this one आपको बताना है is approximately, मतलब आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइज ऑफ द टेस्ट की। चलिए सिंपल है क्वेश्चन, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो मेरे बच्चों ये जो साइन टेस्ट का क्वेश्चन है फॉर ए सिंगल सैंपल जो कि एवरेज की टेस्टिंग करता है बाय द मीडियन। तो सबसे पहले तो जो मेरा
बाय द मीडियन में एवरेज की टेस्टिंग करूंगा बच्चों। सबसे पहले तो हम P डिफाइन करेंगे, विच इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी दैट द एरिया ऑफ upper 60th percentile which is equal to 0.60, क्योंकि अगर आप पूरे डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अपन 60th परसेंटाइल की आप बात करते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो बनेगा वो 0.60 के बराबर बनेगा। अब या तो आपका सैंपल 60th परसेंटाइल से बड़ा होगा या तो छोटा होगा, हमें पता तो है नहीं। नल हाइपोथेसिस क्या दी गई है, अगर आप टेक्निकली एक बार इसको देख ले तो नल हाइपोथेसिस है H0 P60 इज इक्वल टू या 25 और लेस, यानी कि लेस देन इक्वल टू 25। वो कह रहा है कि जो 60th परसेंटाइल है वो 25 है या उससे लेस है, ये हमें टेस्टिंग करनी है। तो H1 क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा P60 इज ग्रेटर देन 20। सिंपल है बिल्कुल। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने डिफाइन कर दी। सैंपल का साइज जो है n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। WC क्या है, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्जर देन 25 इज 7। तो मान लीजिए रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं, x क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लार्जर देन 25 मान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस नोटेशन जो क्रिटिकल रीजन है WC वो क्या दिया है, x such that the null hypothesis is rejected if the number of observation is larger than 25। तो x such that x is greater than equal to 25 या strictly greater than 25। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा जो है अच्छा, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्जर देन 25 इज 7 और मोर, 7 और मोर मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, क्योंकि 25 तो पॉइंट है ना जिससे वो बड़ा होगा। ठीक है, चलिए सिंपल है बिल्कुल, इतना तो रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए, अब वो कह रहा है मुझे अल्फा की वैल्यू बताइए। अल्फा इज वेरी सिंपल, अल्फा इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्ट H0 when H0 is true। तो रिजेक्ट जब करोगे आप H0 को तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 सच दैट P इज इक्वल टू 0.60, क्योंकि मुझे ये वैल्यू गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी है अपर 60th परसेंटाइल की वो 0.6 होती है। दिस इज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, राइट। अब अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे, x जो रैंडम वेरिएबल है आपका बाइनोमियल को फॉलो करेगा, n की वैल्यू 10 थी और p की वैल्यू 0.60। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 10C7, क्योंकि 7 से मेरे हिसाब से ये स्टार्ट होना चाहिए। 10C7 0.6 टू दी पावर 7 0.4 टू दी पावर 3 प्लस 10C8 0.6 टू दी पावर 8 0.4 टू दी पावर स्क्वायर प्लस 10C9 0.6 to the power 9 0.4 to the power 1 plus 10C10 0.6 to the power 10 0.4 to the power 0। सिंपल है बिल्कुल। आप जब इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो 0.38 आपको वैल्यू मिल जाएगी, विच इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। हो सकता है आप कोई चीजें को तो थोड़ा बहुत समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट इजी था क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है कैलकुलेट किया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको आप बोल सकते हो 0.60। फिर जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो डिफाइन किया। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिफाइन किया हमने x व्हिच इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्जर देन 25, क्योंकि हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 25 है। अब जो क्रिटिकल रीजन दिया गया है वो आपके सामने डिफाइंड है और अल्फा पूछा हुआ था। आप इस तरीके से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आसान है मेरे बच्चों। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 रनर्स इन ए रेस ईच हैज फिनिशिंग टाइम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल 10 to 11 सेकेंड्स। ठीक है, तो 10 लोग हैं जो रनिंग कर रहे हैं और वो रेस को फिनिश करने में जो टाइम लेते हैं वो 10 से 11 सेकंड के बीच का लेते हैं। इंडिपेंडेंट है ईच अदर से। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ विनर्स आपको बताना है। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ विनर्स आपको बताना है। सिंपल है मेरे बच्चों, देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं एक रैंडम वेरिएबल यहां पे डिफाइन कर लेता हूं, xi which is what time taken by ith runner। ठीक है, जो ith रनर है उसने कितना टाइम लिया। ऑब्वियसली बात है जो xi है वो क्या दिया गया है, xi फॉलो करेगा IID यूनिफॉर्म 10 to 11 for all I goes from 1 2 3 to 10। ठीक है, क्योंकि जो टाइम टेकन है बाय द रनर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर 10,11 यूनिफॉर्मली। ठीक, अब वो कह रहे हैं जो विनर है, अब देखिए विनर कौन होगा, विनर वो होगा जो सबसे कम टाइम लेगा। तो लेट y is equal to minimum of xi। मेरे बच्चों y जो कि मिनिमम ऑफ xi है ये टाइम होगा किसका, विनर का, जो सबसे कम टाइम लेगा। देखिए पहले वाला x1 टाइम लेगा, दूसरे वाला x2 टाइम लेगा, तीसरे वाला x3 टाइम लेगा, लेकिन जो विनर होगा उसका जो टाइम होगा अगर मैं उसको y रैंडम वेरिएबल मान लूं विच इज द मिनिमम ऑफ xi, तभी वो विन करेगा। अब उसी का वो एक्सपेक्टेड टाइम पूछ रहा है, यानी कि सीधा सीधा एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है y की। इसके लिए आपको कुछ चीजें मेरे बच्चों डिफाइन करनी पड़ सकती हैं, जैसे डेंसिटी फंक्शन ऑफ x अगर हम यहां से देखें तो मेरे हिसाब से 1 बनेगा, और CDF अगर मैं पूछूं तो किसके बराबर बनेगा, x माइनस के 10 अपॉन 11 माइनस 10, मतलब ठीक है चलिए 11 माइनस 10 CDF मैंने बना दिया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आपको निकालनी है y की तो y का PDF आपको निकालना पड़ेगा, तो fy आपको निकालना पड़ेगा जो कि बराबर होगा n टाइम्स 1 माइनस f ऑफ x y टू दी पावर n माइनस 1 इंटू f ऑफ x y। ये रूल है मेन का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब इसमें एक दो वैल्यू है जो आपको डालनी पड़ सकती है। n की वैल्यू है 10, चलिए 1 माइनस CDF की वैल्यू कितनी बनेगी, y प्लस के 10 टू दी पावर 9 इंटू 1, तो कितना हो गया 10 टाइम्स 11 माइनस y टू दी पावर 9। ये डेंसिटी फंक्शन आपका बन के आ रहा है, डेंसिटी फंक्शन बन के आ रहा है किसका, y का, जो मिनिमम टेकिंग टाइम होगा, एंड y लाइज बिटवीन 10 to 11। अब मेरा एम क्या है बच्चों, मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ y कैलकुलेट करना है। कैसे कर सकता हूं, 10 to 11 10 टाइम्स 11 माइनस y टू दी पावर 9 इंटू y इंटू डी। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो 10 टाइम्स बाहर आ जाएगा, सारी चीजें मेरे कॉमन है। अब इसको इंटीग्रेशन को आप मेरे हिसाब से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 11 माइनस वाई को आप ले लीजिए z, तो माइनस के dy बराबर हो जाएगा dz के, फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 10 मान लीजिए मैंने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन y की वैल्यू अगर 10 है तो z की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, 1 के। अगर y की वैल्यू है तो z की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, 0 के। ठीक है जी, y माइनस 11 माइनस y z के बराबर है, तो दिस इज z टू दी पावर 9 इंटू y यहां से किसके बराबर बनेगा, 11 माइनस z, 11 माइनस z, और dy की वैल्यू माइनस के dz, तो दिस इज माइनस के dz। अब यहां माइनस है तो लिमिट रिवर्स हो जाएगी, और जो ये एक्सप्रेशन बनेगा आपका वो बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में बन जाएगा। कोई इसमें ऐसा जो है
रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे ही मेरे बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे, आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाएगा, 10 1/11 सेकेंड। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको डेफिनेटली ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मेरे अकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए और आपको आनी ही चाहिए, नहीं तो सब कुछ अगर आप बोर्ड से ही टिपोगे तो काम नहीं चलेगा। खैर छोड़िए, चलिए मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।